हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, तो रिस्क क्या होती है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होती है, वो सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो टॉपिक चल रही है वो है बेसिकली आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 4, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में। ठीक है, तो कैसे क्या चीजें होती है, रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क, मतलब आप रिस्क से क्या समझते हो और रिस्क क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा, रिस्क मतलब क्या होती है। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनती है जिसमें या तो क्या होता है आप हारोगे या फिर जीतोगे। ठीक है, दो ही चीजें होती है। तो रिस्क को बेसिकली डिफाइन किया जाता है एक तरीके का ऐसा सिचुएशन जिसमें आप अगर कुछ भी चीजें करते हो तो उसकी दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो फिर आप जीतते हो उस चीज में या फिर उसमें हारते हो। और इसके अलावा क्या आता है आपका अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी जो होता है ना, वो बेसिकली एक तरीके का कंडीशन है। ठीक है, जहां पर हमें फ्यूचर इवेंट में आउटकम क्या आने वाला है या फिर फ्यूचर इवेंट में रिजल्ट क्या आने वाली है उसका हमें नॉलेज नहीं होता है। हमें ये पता है कि चीजें होंगी, जरूर होंगी, लेकिन कब होंगी ये नहीं पता। आप लोगों को चीजें समझ नहीं आ रही होगी, एक एक करके चलिए मैं हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को आसानी से चीजें समझ आएगी। तो रिस्क क्या होता है, तो रिस्क जो है वो बेसिकली अनप्लान्ड इवेंट है। मतलब आप अगर कुछ भी करना चाह रहे हो तो आप बेसिकली क्या लेते हो, उसमें एक रिस्क लेते हो जिसकी आउटकम, जिसका रिजल्ट आपको पता है, या तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा या फिर उसमें आपको लॉस होगा। ठीक है, तो रिस्क जो होता है ना वो एक तरीके का अनप्लान्ड इवेंट होता है जो बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, इफेक्ट डालता है जब ये अकर होता है। ठीक है, जहां पर आपको रिस्क जनरेट होता है तो वो किसी ना किसी तरीके से आपके ऑनगोइंग प्रोसेस, मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस में क्या करता है, इफेक्ट कुछ ना कुछ डालता है। तो रिस्क जो होता है, पॉजिटिवली रिस्क भी आते हैं और फिर निगेटिव रिस्क भी होता है। तो आपको रिस्क पॉजिटिव क्या है, तो रिस्क पॉजिटिव भी होता है अगर वो हमारे प्रोजेक्ट पे पॉजिटिवली इफेक्ट डालता है। मतलब अगर हम कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं और उसमें हमको सक्सेस मिल गया, ठीक है, हमें ये रिजल्ट नहीं पता है कि हमें उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं, मतलब 50-50 प्रोबेबिलिटी के साथ हम रिस्क लिए हैं। लेकिन जब है ना वो सक्सेस हो जाता है तो वहां पर हमारा रिस्क कैसा हुआ, पॉजिटिव रिस्क। और वहीं अगर हमें लॉस मिलता है तो वहां पर कौन सा रिस्क जनरेट होता है, निगेटिव रिस्क। तो जब यह रिस्क जो निगेटिव होती है तो वो हमारे प्रोजेक्ट को क्या करती है, निगेटिवली अफेक्ट करती है। तो रिस्क जो है वो एक तरीके का अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो हमारे प्रोजेक्ट को क्या करता है, अफेक्ट कर सकती है, या तो अच्छे वे में या फिर वर्स्ट केस में। ठीक है, मतलब अच्छा भी हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट में, और कुछ खराब भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। रिस्क जो होता है ना वो किसी भी तरीके से मतलब अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो पीपल के इंक्लूड होने से हो या फिर प्रोजेक्ट में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होती है ना, चाहे वो पीपल हो, प्रोसेसेस हो, टेक्नोलॉजी हो या रिसोर्स हो, किसी में भी क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है और वो किसी चीज में भी अफेक्ट कर सकती है। जैसे देखो भोपाल केस में क्या हुआ था, वो पीपल्स पे क्या की थी, वो रिस्क अफेक्ट की थी। ठीक है, ये और उसके बाद कुछ टेक्निकल चीजें, मशीनरी खराब हुई थी तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या हुआ था, रिस्क जनरेट हुआ था। तो इस तरीके की क्या होती है, रिस्क होती है। अब आता है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है, तो देखो अनसर्टेनिटी जिसमें क्या हो, सर्टेनिटी की कमी हो, मतलब कुछ निश्चितता नहीं हो, अनिश्चितता। अब आपको होगी कि मैम नहीं समझ में आया। तो इन अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी में बेसिकली आपको जो होता है ना, आउटकम के बारे में नहीं पता होता है। मतलब क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है ये पता नहीं होता, ना ही उसको मेजर किया जाता और ना ही गेस किया जाता है। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ अनसर्टेनिटी क्या होता है। देखो, हमें पता है कि अर्थक्वेक आना ही आना है, जैसे अभी दिल्ली में अर्थक्वेक आया था। ठीक है, दिल्ली वगैरह यूपी वगैरह में चीजें वो इफेक्ट की थी थोड़ी बहुत। तो लोगों को पता है कि इंटरनल या एक्सटर्नल प्रोसेस से अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन या फिर कुछ ना कुछ चीजें होंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कब होगी, और ना ही हम ये मेजर कर सकते हैं कि किस डेट में होगी, कब होगी। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट कर रही है, अनसर्टेनिटी। हमें पता है कि ये चीजें होंगी बट कब होगी ये नहीं पता है। ठीक है, तो हमें इवेंट के आउटकम के बारे में पता नहीं होता,
कि वो कब होगी, और ना ही उसे मेजर किया जा सकता है, ना ही उससे गेस किया जाता है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी क्या होता है, ये एक तरीके की एबिलिटी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर या फिर जो होने वाला इवेंट है उसको आप थोड़ी बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट में मतलब क्या कर सको कि आपका प्रोजेक्ट ज्यादा इफेक्ट ना हो। आप मतलब थोड़ी बहुत अगर आप गेस कर लिया अनसर्टेनिटी कि अगर हम कुछ स्टेप लेते हैं ऐसा तो इससे ये इम्पैक्ट आ सकता है हमारे प्रोजेक्ट में, तो आप उसको प्रेडिक्ट कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट को सेफ जोन में ले आओगे। तो अनसर्टेनिटी बेसिकली एक तरीके की एबिलिटी है जिसमें आप क्या करते हो, पैरामीटर या फिर होने वाले इवेंट को थोड़ी बहुत प्रेडिक्ट कर लेते हो जो आपके प्रोजेक्ट को क्या करने वाला था, इम्पैक्ट करने वाला था। उसके बाद है अनसर्टेनिटी में आप देखोगे तो बहुत सारे पॉसिबल ऑफ आउटकम्स जनरेट होते हैं। ठीक है, जो उसको जो बेसिकली जो फंक्शन है मतलब आपकी स्टार्टिंग क्या है, आपका जो मेन वर्किंग क्या है, उसके द्वारा वो डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो भी आउटकम आने वाला है उसकी हर एक प्रोबेबिलिटी को ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती ही करती है। इसके बाद है क्या कि अनसर्टेनिटी में आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि मतलब चीजें क्या होने वाली है, इवन दो इट हैज बीन आइडेंटिफाइड। मैंने आपको एग्जांपल दिया था अर्थक्वेक का कि हमें पता है कि अर्थक्वेक आने वाला है लेकिन कब ये नहीं पता है। ठीक है, तो मतलब आप थोड़ी बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हो लेकिन फिर भी आप अनसर्टेनिटी की चीजों को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की कमी होती है। ठीक है, अब है डिफरेंसेस, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमारे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आई थी। ठीक है, कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंसेस है। तो रिस्क में मैंने आपको बता दिया था कि आप फ्यूचर आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैंने आपको भी बताया था ना कि रिस्क में आपको रिजल्ट पता होती है कि या तो आप जीते हो, सक्सेस मिलेगा, या तो फिर आपको लॉस मिलेगा। लेकिन इनसर्टेनिटी में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आउटकम मतलब फ्यूचर आउटकम की पॉसिबिलिटी क्या है, वो क्या आने वाला है। ठीक है, साथ में रिस्क को आप बहुत सारे सेवरल टूल से या टेक्निक से मैनेज कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन अनसर्टेनिटी में ऐसे कोई भी चीजें नहीं आती जिससे आप अनसर्टेनिटी को कंट्रोल कर पाओ। रिस्क जो होता है वो मेजर और क्वांटिफाइड भी किया जा सकता है, बट अनसर्टेनिटी ना मेजर किया जा सकता है ना क्वांटिफाइड। मतलब ये मैंने अभी बताया था कि आपको पता है कि आप या तो जीतोगे, आपको सक्सेस मिलेगी, या तो फिर आपको लॉस। तो आप कुछ ऐसे मेजर्स ले सकते हो जिससे आप प्रोबेबिलिटी को क्या कर सको, रिमूव कर सको। ठीक है, और ज्यादा कोशिश कर सको कि आपको सक्सेसफुल कंप्लीटेशन प्रोजेक्ट में मिले। लेकिन अनसर्टेनिटी में जब आपको फ्यूचर इवेंट पता ही नहीं है, उसका आउटकम क्या आने वाला पता ही नहीं है, तो आप उसको ना मेजर कर सकते हो ना इसको सही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने बताया था ना कि रिस्क इवेंट में प्रोबेबिलिटी असाइन होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी में प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत सारे रेंज ऑफ पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज होती है। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू होती है, एक होती है 1 और एक होती है 0। मतलब या तो आपको सक्सेस मिलना है या तो फिर आपको लॉस मिलना है। लेकिन अनसर्टेनिटी में तो आपको वेरियस पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती अनसर्टेनिटी में। ठीक है, नो प्रोजेक्ट मैनेजर कैन प्रिडिक्ट द अनसर्टेनिटी। देखो कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जब ये मतलब होता है, बट कुछ ऐसे गॉजेस हैं जिसको आप लर्न कर सकते हो जिससे आप अनसर्टेनिटी डिग्री को प्रोजेक्ट में क्या कर सको, एलिमिनेट कर सको, या फिर अनसर्टेनिटी को आप क्या कर सको, कम कर सको, जिससे आप क्या कर सको इस अनसर्टेनिटी से, या तो फिर अनसर्टेनिटी को आप अडॉप्ट कर लो कुछ ऐसा वे निकाल के, या फिर उससे आप प्रिवेंट हो जाओ। ठीक है, अब आपका क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो आपको कुछ डिफरेंट टाइप के रिस्क एक्सप्लेन करनी है और अनसर्टेनिटी बतानी है प्रोजेक्ट में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क में क्या क्या है, तो पहला क्या है आपका ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है, तो ये बेसिकली ऐसे टाइप की रिस्क है जिसमें आप क्या करते हो, राइट प्रोसेसेस बनाते हो। मतलब कुछ जैसे टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें कुछ राइट प्रोसेस इस्तेमाल करते हो, या फिर प्रोडक्शन को अच्छे से हैंडल करते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज आप देने वाले हो उसका अच्छे से प्रोक्योरमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। तो अगर आप सारी चीजें अच्छे से मैनेज करते हो तो ऑपरेशनल रिस्क को किया जा सकता है, रिमूव किया जाता है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है वो एक सिक्योरिटी के साथ डेवलप किया जाता है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी
अनऑथराइज्ड पर्सन मतलब कोई भी थर्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, ना ही वो इंटेंशनली ना ही अनइंटेंशनली उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर पाए, और जब जरूरत हो तो क्या हो वो अवेलेबल हो, ठीक है। अब क्या अवेलेबल हो, तो मतलब ये है कि सिक्योरिटी रिस्क का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी थर्ड पार्टी आपके प्राइवेसी को या डाटा को क्या करे, छेड़छाड़ ना कर पाए, ठीक है। अब है आपका लीगल रिस्क। लीगल रिस्क क्या होता है, तो ये रिस्क बेसिकली आपका आता है कुछ ऑब्लिगेशन या फिर हैंडलिंग, या फिर अगर आपने कोई भी कंपनी के अगेंस्ट लॉ सूट को अवॉइड किया है तो यहाँ पर आपकी लीगल रिस्क जनरेट हो सकती है, ठीक है। जैसे देखो, कंपनी जब एक कंपनी या फर्म स्टार्ट होती है तो उस वो भी एक किसी न किसी लॉ और पॉलिसी के अंदर काम करती है, ठीक है। इसका भी आपको सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आपको कंपनी कैसे चलानी है, एम्प्लॉय को कौन कौन से राइट है, सारी चीजें रहती है। तो अगर आप इसमें से कुछ भी चीजें अवॉइड करते हो, जो पॉलिसीज जो अगेंस्ट द लॉ जाती है, तो वहां आपका क्या जनरेट होता है, लीगल रिस्क होता है। तो जो इसलिए जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप जरूर से जरूर कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट को आपको पढ़ना चाहिए और उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड करना चाहिए, जिससे आप इस रिस्क से क्या हो सको, बच सको। अब क्या आपका स्ट्रैटेजिक रिस्क, तो स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होता है, तो बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के रियलाइजेशन के लिए या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सर्विस के लिए आप क्या करते हो ना, एक राइट प्रोजेक्ट चूज करते हो, फिर उसके लिए आप राइट पीपल चूज करते हो काम करने के लिए, फिर उस प्रोजेक्ट के लिए आप राइट टूल्स का सिलेक्शन करते हो, फिर उसी प्रोजेक्ट के लिए आप क्या करते हो, राइट टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करते हो। जब आपका सारी चीजें राइट मैनर में होता है या इफेक्टिव मैनर में होता है, आप एकदम सोच समझ के डिसीजन लेते हो, राइट डिसीजन लेते हो, तब आप इस चीज से आप क्या हो सकते हो, बच सकते हो, स्ट्रैटेजिक रिस्क से बच सकते हो। अब आपका क्या था, परफॉर्मेंस रिस्क। तो ये रिस्क बेसिकली जो होता है ना, वो प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। तो जो स्पेसिफिकेशन क्या होती है ना, वो एक प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट में मेंटेन की जाती है, जिससे वो प्रोडक्ट को क्या करे, इंश्योर करे कि क्लाइंट के एज पर रिक्वायरमेंट और मतलब परफॉर्मेंस को वो क्या करता हो, मीट करता हो, जिससे क्लाइंट क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके अपने प्रोजेक्ट से, ठीक है। इससे आप परफॉर्मेंस रिस्क से बच सकते हो। अब क्या आता है आपको मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क क्या होता है, तो ये रिस्क बेसिकली आपके मार्केट कैप्चर को प्रिटेंड करता है, मतलब आपके पास एक अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप राइट टारगेट मार्केट को आप क्या कर सको, अप्रोच कर सको। नहीं तो अगर आपने गलती से मार्केट सही नहीं चुना तो वहां पर आपका मार्केट रिस्क जनरेट हो सकता है, वहां पर आपको बहुत लॉस मिल सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना, मार्केट कैप्चर को प्रिटेंड करता है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड इमेज या फिर ये कह लो प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज, और इसके अलावा कि कैसे ओल्डर मार्केट को होल्ड करना है या फिर फ्यूचर में अपने मार्केट को एक्सपैंड करना है, ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। अब आपका क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ प्रोजेक्ट। तो आपके प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी कितने टाइप की होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन क्या होता है, तो ये बेसिकली आपको रेफर करता है रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू। मैंने आपको बताया था ना, अनसर्टेनिटी में बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, क्योंकि आपको आउटकम, फ्यूचर आउटकम के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज होता है आपके पास, इस वजह से आपके पास बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, जिस वजह से जो आउटकम आने वाला है या फिर कुछ ऐसे सर्टेन वेरिएबल है वो क्या हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन को भी वेरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फोर्स इन अनसर्टेनिटी। तो फोर्स इन अनसर्टेनिटी क्या होता है, तो यह जो है बेसिकली आपको जो भी आपने प्रीवियसली कुछ अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई किया है ना, तो वो शायद आपके मतलब प्रोजेक्ट के कोर्स में, मतलब प्रोजेक्ट के ऑनगोइंग प्रोसेस में वो अकर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है आपका अनफॉर्सिन सर्टेनिटी। तो अनफॉर्सिन अनसर्टेनिटी क्या होता है, तो ये बेसिकली एक तरीके का क्या अनसर्टेनिटी है, जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। इस केस में ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टीम को सर्टेन इवेंट, जो भी फ्यूचर इवेंट में क्या पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस आने वाली है इसकी, या फिर क्या अनसर्टेनिटी आने वाली है, उससे वो बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई भी अल्टरनेटिव प्लान नहीं होता है। जब हमें पता ही नहीं है कि चीजें क्या होने वाली है, हमें कुछ पॉसिबिलिटी पता ही नहीं है, तो हम उसका कोई भी अल्टरनेटिव प्लान नहीं सोच सकते। अब क्या है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, तो इस केस में जो प्रोजेक्ट होता है ना, मतलब उसके पास खुद का एक स्टेबल डिस्क्रिप्शन की कमी होती है, या फिर उस ऑब्जेक्टिव या फिर एजम्पशन या मतलब देखो, आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आया,
ठीक है। तो आपको पूरे तरीके से ये नहीं पता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगी, एजम्पशन क्या है, गोल क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस्ट अनसर्टेनिटी का जनरेशन होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट में खुद खुद क्या होता है, डिस्क्रिप्शन का, ऑब्जेक्टिव, एजम्पशन, गोल, इस सब की कमी होती है, जिस वजह से ये अनसर्टेनिटी आती है। अब क्या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट यह एक तरीके का एक्ट है जिसमें बिजनेस या प्रोजेक्ट को थ्रेट से बचाने के लिए थ्रेट को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, इवेलुएट, फिर उसकी प्लानिंग की जाती है एंड देन उस थ्रेट पे अल्टीमेटली रिस्पॉन्ड किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से रिस्क मैनेजमेंट में प्रोसेस है वो देखो। तो सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस रिस्क को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद इवेलुएट की जाती है, फिर रैंकिंग की जाती है रिस्क की कि कौन सा रिस्क ज्यादा सीवियर है, जिसपे ज्यादा ट्रीट करने की जरूरत है। उसके बाद फिर उसको ट्रीटिंग की जरूरत होती है तो ट्रीट किया जाता है रिस्क को। देन फिर रिस्क को ट्रीट करने के बाद बार बार उस रिस्क को मॉनिटर और रिव्यू करना पड़ता है ताकि वो फर्दर जनरेट ना हो। तो पहला क्या है, आइडेंटिफाई द रिस्क। तो जब आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि किस टाइप की रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करने की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में। मतलब आपके अंदर एबिलिटी है कि आप जान पाओ कि किस टाइप की रिस्क आने वाली है। उसके बाद क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ना, रिस्क को अपने एक्सपीरियंस या फिर कुछ इंटरनल हिस्ट्री से या फिर जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल होते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल रिसर्च से कंसल्ट करके रिस्क को क्या करती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो एक तरीके का इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और साथ ही ये बिजनेस को कुछ नेसेसरी टूल्स के साथ एम्पावर करता है जिससे वो क्या कर सके, जो भी रिस्क आने वाली है उसको वो एडिक्वेटली आइडेंटिफाई कर सके और उसको डील कर पाए। उसके बाद है एनालाइज द रिस्क, रिस्क को एनालाइज करना। तो यहाँ पर क्या की जाती है ना, बेसिकली रिस्क की सीवियरिटी और सीरियसनेस की डिटर्मिनेशन होती है जो कि बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन सा रिस्क ज्यादा सीवियर है और उसका इम्पैक्ट बिजनेस फंक्शन में कैसे आ रहा है। ठीक है, कहाँ तक जा रही है उसकी रिस्क इफेक्ट। उसके बाद क्या है, कल जब रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टिप्स होता है, स्टेप होता है जिसमें रिस्क को क्या किया जाता है, मैप की जाती है। किसमें, तो डिफरेंट पॉलिसी में उसका प्रोसीजर क्या होगा या फिर उसका प्रोजेक्ट प्रोसेसेस क्या है। उसके बाद क्या है कि इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या है कि एक मैप रिस्क फ्रेमवर्क है। ठीक है, जहां पर क्या होगा कि रिस्क का इवेलुएट किया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाता है कि रिस्क मतलब हर एक रिस्क की सीवियरिटी क्या है, उसकी सीरियसनेस क्या है। ठीक है, किस रिस्क पे सबसे ज्यादा ट्रीटिंग की जरूरत है और किसको पहला प्रायोरिटाइज देना है। ठीक है, उसके बाद है इवेलुएट या फिर रैंक द रिस्क। तो रिस्क को बहुत जरूरी होता है रैंक देना। ऑब्वियसली आप उस रिस्क को ज्यादा ट्रीट करोगे जो ज्यादा सीवियर है, जो ज्यादा आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है, उसको प्रायोरिटाइज दिया जाता है। कैसे, तो सीवियर से लोएस्ट लेवल तक। ठीक है, ऐसे रिस्क जो बहुत बड़े पैमाने पे आपके बिजनेस में इफेक्ट डाल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट डाल रहे हैं, उसको क्या रखा जाता है, हाईएस्ट रैंक पे। और जो इनकन्वीनियंस चीजें क्रिएट कर रहे हैं तो उसको लोअर रिस्क में, मतलब लिस्ट के लोअर रैंक में रखा जाता है। उसके बाद जब आपको लेवल ऑफ रिस्क पता चल जाता है और उसका जो इम्पैक्ट होने वाला प्रोजेक्ट में ये सारी चीजों की नॉलेज हो जाती है, तब मैनेजमेंट को थोड़ा आसान हो जाता है या फिर उसके बाद मैनेजमेंट अच्छे तरीके से क्या कर ले जाते हैं, उस रिस्क को इंटरवेन कर सकते हैं अगर कोई रिस्क आता है तो। उसके बाद है आपका ट्रीट द रिस्क। तो जब ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को आइडेंटिफाई करती है या फिर उसके बाद उसको रैंक देती है हायर टू लोअर, तो वहां पर उसके बाद धीरे धीरे मतलब एक एक करके रिस्क को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है जो भी प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो डन होती है ना, यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक फील्ड मतलब ये प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में आपको हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट हैंडल करती है, बहुत सारी डिपार्टमेंट होती है जो मिलकर एक प्रोजेक्ट को हैंडल करती है। तो सभी फील्ड के डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उस जो भी रिस्क आती है, मतलब जो भी रिस्क जिस डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रही है, वो लोग आपस में क्या करते हैं, सब लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। इससे ज्यादा आसान होता है रिस्क को समझना और उसको एलिमिनेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। अब है आपका मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क।
तो कुछ ऐसे भी रिस्क है जिसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली रिस्क कम्प्लीटली एलिमिनेट किया नहीं किया जा सकता, बस उसकी इम्पैक्ट को थोड़ा कम किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी रिस्क है जो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट टीम कुछ नहीं कर सकती, ना ही स्टार्टिंग में, ना ही एंड में, ना ही फिनिशिंग लाइन में, कहीं कुछ नहीं कर सकती। यह क्या होता है, एक तरीके का ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑब्वियसली रिस्क जो होता है आपका, जो प्रोजेक्ट के अंदर ऑनगोइंग प्रोसेस में जनरेट होती है, जो कि क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। देखो प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो जो रिस्क आएगी वो भी क्या होती रहेगी, वेरी करते रहेगी जैसे जैसे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होगा। तो जो प्रोजेक्ट होता है उसका एनवायरमेंट, उसकी रिस्क सभी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होते रहते हैं। तो यहाँ पर जरूरी क्या होता है कि ऑनगोइंग प्रोसेस में लगातार मॉनिटर किया जाए और उसके रिस्क को रिव्यू करते जाए, जिससे आप क्या कर सको, रिस्क की इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सको, या फिर मॉनिटरिंग से या फिर आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली हाँ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या कर रही है, इन्वॉल्व है, वो पूरे प्रोसेस में रिव्यू कर रही है, रिविजिट कर रही है, तो रिस्क को एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली फॉर्मुलाइज क्या करती है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, और एक रिस्क कल्चर डेवलप करती है जो कि ज्यादा अडेप्टेबल होता है, जहां पर चीजें ज्यादा चेंज होती है, ठीक है। अब है आपके पास टेक्निक फॉर मैनेजिंग रिस्क इन अ प्रोजेक्ट। आपके पास कौन कौन सी टेक्निक है, तो पहला आपका जो टेक्निक दिया हुआ वो क्या है आपका, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है ये हम पहले देखते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है ना, वो एक तरीके का मेथड है, टेक्निक है, जिसमें आप बहुत सारे मतलब आइडिया जनरेट करते हो, नॉलेज को आपस में शेयर करते हो, जिससे आप क्या कर सको, किसी भी रिस्क को या फिर किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को आप क्या कर सको, सॉल्व कर पाओ। इसमें आपको ये अलाउ रहता है एज अ पार्टिसिपेंट या फिर एज अ टीम, आपको अलाउ रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझो, चीजों को सोचो, मतलब आप नए नए आइडिया जनरेट करो, जिससे आप क्या कर सको, इसको रिमूव करो या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सोचना है, ठीक है, कि कैसे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई रोकने वाला नहीं होता, आप है ना, यू आर अलाउड टू फ्री फॉर जनरेटिंग आइडियाज, ठीक है, मतलब जितना आप आइडियाज को जनरेट कर पाओ। तो ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस जो होता है, स्टार्ट कैसे होता है, इसमें आप जनरेटिंग आइडिया करते हो। तो आप यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस के साथ स्टार्ट करते हो, और हमें क्या करना होता है ना, कि इसको हमेशा एक्सेस करते रहना चाहिए, जो कि क्या कर रहा हो, हमारे प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट करता हो, ठीक है। तो यह बेसिकली आप इसमें क्या करते हो ना, कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन का कुछ रिव्यू करते हो, या फिर कुछ पहले के डाटा, हिस्टोरिक डाटा को देखते हो, या फिर कुछ सिमिलर प्रोजेक्ट से कुछ सीखते हो, या फिर बहुत सारे आर्टिकल पढ़ते हो। बेसिकली आप अलग अलग चीजों को करते हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आइडिया को जनरेट करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सोच सको, ठीक है, जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। अब है आपका रूट कॉज एनालिसिस। तो रूट कॉज एनालिसिस क्या है, तो ये क्या है, एक तरीके का टेक्निक है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को या फिर प्रोजेक्ट मेंबर को रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जो कि प्रोजेक्ट के साथ ही आती है। देखो मैंने आपको बताया था ना, कि प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारी रिस्क आती है, फाइनेंशियल रिस्क हो, ऑपरेशनल रिस्क हो। तो ये सारी रिस्क ऐसी है ना, जो अलग से नहीं है, प्रोजेक्ट में खुद से ये सारी चीजें एम्बेडेड होती है। तो इससे प्रोजेक्ट मेंबर को आइडेंटिफाई करने में क्या होती है, हेल्प होती है। तो कंडक्टिंग अ रूट एनालिसिस सो रिस्पॉन्सिव। तो अगर आप देखो कि कोई भी फॉर्म में एक अगर रूट कॉज एनालिसिस करने वाला टीम है, तो ये आपको ये दिखाता है, टीम मेंबर को ये रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में। मतलब अगर आप रूट, मतलब जो रिस्क का रूट है, जहां से रिस्क जनरेट हो रही है, अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हो, तो ये आपका रिस्पॉन्सिवनेस एज अ टीम मेंबर इन रिस्क मैनेजमेंट आपको शो करता है। तो यह बेसिकली नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ जब प्रॉब्लम अराइज होता है ना, तब यूज किया जाता है, ताकि प्रोजेक्ट मेंबर को आसानी से इशू का जो काउज है, रूट काउज है, उसको वो एड्रेस कर सके, देन उसको रिजॉल्व करे, इंस्टेड कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपली ट्रीट करे। मतलब अगर आपको रूट पता है, तो आप क्या करोगे, इस जड़, अगर आपको जड़ मिल गया है, ठीक है, जैसे आपको कोई भी चीजें खत्म करनी है, हाँ, तो अगर आपको उसका जड़ मिल गया है, तो आप जड़ को खत्म करोगे ना, ताकि आप क्या कर सको, पूरा इस चीज को ही रिमूव कर दो, पूरा एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एनालिसिस किसकी की जाती है, कि रूट काउज क्या है इसका। अब है आपका शॉर्ट एनालिसिस। तो शॉर्ट एनालिसिस में बेसिकली
प्रोजेक्ट की आप क्या करते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और उसके थ्रेट को क्या करते हो, मेजर करते हो। इसके अलावा यह जो टूल है वो आपको रिस्क भी आइडेंटिफाई करने में काम आती है। जो फर्स्ट स्टेप आप इसमें लेते हो वो आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हो। देन जो टीम मेंबर होती है वो क्या करती है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी वीकनेस आने वाली है या फिर कोई भी अदर एक्सपेक्ट जो प्रोजेक्ट को क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है, उसकी क्या की जाती है, लिस्टिंग निकाली जाती है, जिससे क्या हो सके, इम्प्रूव किया जा सके प्रोजेक्ट के एक्सपेक्ट को या ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पर जो रिस्क होता है ना वो को क्या किया जाता है, लिस्टिंग किया जाता है। लिस्टिंग मतलब एक जगह लाई जाती है कि क्या क्या रिस्क जनरेट होने वाली है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स होते हैं ना, उससे क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि रिस्क क्या होती है, पॉजिटिव आने वाली है या फिर नेगेटिव रिस्क आने वाली है। अब है आपका रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट फॉर आईटी। तो रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट क्या है वो देखते हैं। तो जो रिस्क मैनेजमेंट टेम्पलेट है ये बेसिकली आईटी प्रोसेस के लिए बनाया गया है, बट इसको कोई भी कंपनी अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये जो असेसमेंट है ना, इसमें क्या किया जाता है, जितनी भी रिस्क की लिस्ट है उसको एक ऑर्डरली फैशन में, मतलब ऑर्डरली मैनर में रखी जाती है। ये एक तरीके का ऐसी जगह है, स्पेस है, जहाँ पर सारे रिस्क को एक ही जगह पर प्लेस किए जाते हैं, जिससे ज्यादा हेल्पफुल होता है प्रोजेक्ट मेंबर के लिए या फिर प्रोजेक्ट जो भी रिस्क मैनेजमेंट टीम है उसके लिए, जिससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जो भी रिस्क आने वाली है उसको आसानी से ट्रैक किया जाए, जिससे प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो। उसके बाद रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट जो होता है वो बहुत सारे फिगर और बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के साथ आती है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, तो रिस्क आंकड़े, जो भी रिस्क आने वाले उसकी ढेर सारी प्रोबेबिलिटी के साथ रिस्क असेसमेंट आती है। इसके अलावा यह उसके इम्पैक्ट को भी शो करती है कि वो कितना इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे डालने वाली है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर और जो टीम मेंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं ना, फुल्ली अवेयर हो जाते हैं कि कौन सा रिस्क का कौन सी रिस्क कितना ज्यादा प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करने वाली है, इफेक्ट करने वाली है, कितना हार्म करने वाली है। ठीक है, उसके बाद उस हिसाब से वो आगे फर्दर ऑपरेशन करते हैं या फिर ट्रीटिंग करते हैं जब ये रिस्क आती है। अब है आपका प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना वो प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स का यूज करती है, जिससे उनको रिस्क को प्रायोरिटाइज करने में क्या होती है, हेल्प होती है। ठीक है, तो रिस्क को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है, उनके इम्पैक्ट के बेसिस पे कि कौन सा रिस्क कितनी ज्यादा सीवियर है। ठीक है, कौन सा ज्यादा इफेक्ट कर रही है बिजनेस में। इसके अलावा जो ये टेक्निक्स है ना वो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिसोर्स एलोकेशन का में भी हेल्प करती है। ये जो टेक्निक है इसमें बहुत सारे जो प्रोबेबिलिटी के स्कोर्स हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल रिस्क पे जो भी इम्पैक्ट का स्कोर है उसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद सारे कैलकुलेशन ओवर होने के बाद रिस्क को क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है कि कौन सी रिस्क कितनी ज्यादा सीरियस है। उसके बाद इस टेक्निक की हेल्प से रिस्क को मतलब प्रोजेक्ट के साथ पुट ऑन किया जाता है एंड एक प्लान क्रिएट किया जाता है, जिससे क्या हो सके, उस रिस्क को एलिमिनेट किया जा सके, रिमूव किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। अब अब आपका क्या, रिस्क डाटा क्वालिटी असेसमेंट। तो ये क्या था, ये बेसिकली एक का मेथड है जिसमें आप जो भी आपने डाटा कलेक्ट कर रखा है, प्रीवियसली हिस्टोरिक डाटा कलेक्ट कर रखा है, उसका आप यूटिलाइज करते हो किसके लिए, तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड रिस्क के बारे में डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए, जो आपके प्रोजेक्ट में क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बाद ये जो टेक्निक है ये प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम मेंबर को हेल्प करती है, जिससे वो रिस्क की क्वालिटी और उसकी एक्यूरेसी को अच्छे से क्या हो सके, समझ पाए। कैसे, तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड, जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया उसकी बेसिस पे ये टेक्निक की हेल्प से जो प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम मेंबर्स होते हैं ना वो रिस्क की एक्यूरेसी और क्वालिटी अंडरस्टैंड करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है जो डाटा क्वालिटी असेसमेंट है, वो इसका यूज करके जो प्रोजेक्ट मैनेजर को उनके अंदर और भी क्या होता है ना, इम्प्रूवमेंट होती है ज्यादा से ज्यादा रिस्क की अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, जो प्रोजेक्ट के साथ आने वाली है, प्रोजेक्ट के साथ जनरेट होने वाली है, यहाँ पर इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, डाटा या फिर इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी रिस्क आने वाली है उससे रिलेटेड डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये सारे पैरामीटर को एग्जामिन करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर एक एक्यूरेट असेसमेंट के साथ आते हैं, जिसको कहाँ लागू किया जाता है, रिस्क को ट्रीट करने के लिए। अब है आपका क्या, वेरिएंस एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो ये क्या, ये मतलब इस टेक्निक की हेल्प से जो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो वेरिएंसेस देखते हैं।
जो प्रोजेक्ट के शेड्यूल और कॉस्टिंग के बीच में एग्जिस्ट करती है। एंड देन उसको क्या करते हैं ना, एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि वेरिएंसेस आ रही है कि नहीं। और अगर वेरिएंसेस आ रही है तो मतलब उसके साथ क्या आएगी, अनसर्टेनिटी और रिस्क भी आएगी। तो ये एक तरीके का गुड वे है जिसमें आप प्रोजेक्ट जब आपका ऑनगोइंग प्रोसेस में है तब आप क्या कर सकते हो, इसको मॉनिटर करते रहते हो कर, ठीक है। उसके बाद ये इससे ये भी आसान हो जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को टैकल कर पाओ। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छे से मतलब रेगुलरली वे में वेरिएंसेस को देख रहे हैं, वेरिएंसेस के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर आसानी होता है प्रॉब्लम को ज्यादा टैकल करने में, ठीक है। अब रिजर्व एनालिसिस, तो जब आप प्रोजेक्ट के लिए बजट की प्लानिंग करते हो ना, तो कुछ अलग से कुछ मेजर्स या फिर कुछ बैकअप मतलब बजट के जगह को एज अ पार्ट कुछ आप रिजर्व करते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी कॉस्टिंग कहीं कहीं चीजें लग जाती है। जैसे आप एक साल में मैंने बताया था ना 1000 भी खर्च हो रही है तो दूसरे साल में 2000 भी हो सकती है। आंसर क्योंकि हमें नहीं पता ना, फ्यूचर इज नॉट अ सर्टेन, ठीक है। तो चीजें क्या होती है ना, कुछ आउटकम में वेरिएशन आता ही रहता है। तो एज अ सेफ गार्ड के तौर पे कुछ मतलब एनालिसिस को क्या किया जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है कि जब अगर रिस्क अकर हो प्रोजेक्ट होने के दौरान, तो इससे क्या किया जा सके, बचा जा सके। तो यह बेसिकली फाइनेंशियल रिजर्व को एज अ बैकअप के तौर पे रखा जाता है जिससे रिस्क को क्या किया जा सके, प्रोजेक्ट के दौरान रिमूव किया जा सके, ठीक है। अब है आपका कि आपको प्रोसेसेस बताने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोसेस है जिससे रिस्क को क्या किया जा सकता है, मिटिगेट किया जाता है। तो पहला क्या, प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। तो ये तरीके का प्रोसेस है जो बेसिकली रिस्क को एनालिसिस करने में इनेबल करती है, रिस्क को एनालिसिस करने के लिए इनेबल करती है, जो कि प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर प्रॉपर्ली अंडरटेकन लिया जाए, मतलब प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस का प्रॉपर्ली अंडरटेकन किया जाए, तो यह ज्यादा से ज्यादा लाइक्लीहुड इंक्रीज कर सकता है कि जो प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीटेशन कॉस्ट में, टाइमिंग में या फिर उसके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा वो उसको सक्सेसफुल बना सकता है, बनाता है। तो जितने भी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तो उसमें उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क या फिर उसके अदर एक्सपेक्ट आते ही आते हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट हो, सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ सर्टेन एजम्पशन के साथ लाए जाते हैं। तो एजम्पशन जो भी होता है प्रोजेक्ट प्रेजेंट में, वो क्या होता है, उसका अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है वो यूनिक नहीं होता सभी रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसको आप ओल्डर वन से नहीं कंपेयर कर सकते। किसी ना किसी चीज में उसके अंदर वेरिएशन आएगी ही आएगी, ठीक है। देखो जैसे एजम्पशन आप कौन कौन सी चीजें हैं, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, यहाँ पर आप एजम्पशन अगर कुछ आप बनाओ तो क्या उससे इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कितनी लाख साइकिल में कंप्लीट होने वाली है, हाँ क्या पता कोई प्रोजेक्ट 4 में ही खत्म हो गई तो किसी में 6 में भी लग रही है, ठीक है। तो उसके बाद डिमांड, एस्टिमेट ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन, उसकी सेल क्या होगी, प्राइसेस, ये सब पे एजम्पशन क्या होता है ना, बनाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर एजम्पशन ही काम आता है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपका कि पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट, कभी कभी गवर्नमेंटल चीजें भी आ जाती है, तो वहाँ भी एक एजम्पशन लेके चलना पड़ता है। फिर यार फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, प्राइसिंग चेंज होना, प्रोडक्टिविटी चेंज होना, ये सारी क्या होती है, एजम्पशन में एज लिस्टिंग की जाती है। अब क्या आपका टेक्निक और प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। तो प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस में कौन कौन से टेक्निक्स है वो देखते हैं। तो पहला है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, तो यह बेसिकली एक तरीके का टेक्निक है, ठीक है, एनालिसिस है, जिसमें आप ऐसे डिसीजन लेते हो या फिर एक ऐसे मैनेजमेंट करते हो जहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोजेक्ट में या फिर बिजनेस में ना ही प्रॉफिट होता है ना ही आपको लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद है आपकी सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, तो ये बेसिकली कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जहां पर वो जो सेंसिटिविटी एरिया होता है, जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्केटिंग, तो ये सब कुछ ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत होती है। उसके बाद क्या है, डिसीजन ट्री एनालिसिस। तो डिसीजन ट्री एनालिसिस एक तरीके का क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है, जहां पर एक मेन आइडिया के साथ आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद फिर उसकी आप ब्रांचिंग करते जाते हो अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस में, ठीक है। उसके बाद है आपका मोंटे कार्लो एनालिसिस। तो मोंटे कार्लो एनालिसिस भी एक तरीके का रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, जहां पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेरियस रिस्क के इम्पैक्ट का एस्टिमेट करते हैं, किस पे, तो प्रोजेक्ट के कॉस्ट पे और फिर उसके प्रोजेक्ट के टाइमलाइन पे। तो ये बेसिकली जो इस मेथड की हेल्प से जो प्रोजेक्ट टीम होती है, मैनेजमेंट टीम होती है, वो आसानी से
फाइंड आउट कर ले जाती है कि प्रोजेक्ट के शेड्यूल और कॉस्टिंग में अगर रिस्क आती है तो क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या, गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी क्या होता है, तो गेम थ्योरी में बेसिकली आप ऐसे डिसीजन लेते हो या ये ऐसी टेक्निक होती है जहां पर आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि आपको अपने कंपटीटर से क्या करना है, जीतना है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे एनालिसिस करते हो या फिर कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग बनाते हो जिससे आप क्या कर सको, अपने कंपटीटर्स को क्या करो, कम्पीट कर पाओ। अभी आपका टाइप्स कौन कौन से प्रोजेक्ट रिस्क के वो देख लेते हैं। तो पहला क्या है आपका, प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन रिस्क। तो ये क्या होती है पहले वो देखते हैं। तो जब प्रोजेक्ट को अगर टाइम पे कंप्लीट किया जाता है या फिर उसके कॉस्ट के एस्टिमेशन के अंदर कंप्लीट की जाती है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाती है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट का टाइम ओवर रन हो जाता है, मतलब प्रोजेक्ट की टाइम आपके एस्टिमेटिंग टाइम से क्या हो जा रही है, ज्यादा हो रही है, तो ये आपके कॉस्ट को भी क्या कर ले जाती है, ओवर रन कर ले जाती है। और अगर आप एडिशनल फंड्स नहीं डालना चाहते, नहीं दे पाते हो, तो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, या तो फिर वो लूज प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, या फिर वो क्या हो जाता है, एक हॉल्ट पे चला जाता है। उसके बाद क्या है कि प्रोजेक्ट ओवररन तब होता है जब आपके पास क्या होता है, बैड मैनेजमेंट होता है, या फिर कुछ टेक्नोल मतलब पुराने जमाने के आपके टेक्नोलॉजीज होते हैं जो आप प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आप यूज कर रहे हो, तो उस वजह से हो जाता है, जो कि क्या लेता है, आपका लंबा टाइम ले लेता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। उसके बाद है आपका रिसोर्स रिस्क। तो रिसोर्स रिस्क क्या होता है, तो अगर आपका रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, स्किल्ड मैन पावर, इन सब का आपका अगर शॉर्टेज हो जाता है तो ये भी आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन को क्या कर सकती है, वो लूज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है, इफेक्ट कर सकती है। क्योंकि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में रिडक्शन हुआ तो यह आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, और आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न होने वाला था उसका रिडक्शन कर देती है, ठीक है। अब है प्राइस की रिस्क। तो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, वो हो इनपुट में या फिर आउटपुट में, दोनों ही आपके प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो कभी कभी आप देखोगे जो गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन हो जाता है प्राइस फिक्सेशन से लेके, या फिर मार्केट में जो भी कंपटीटर हैं उनकी कैपेबिलिटी कि वो क्या कर रहे हैं, वो लोअर प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ये भी आपको क्या कर देती है, आपके प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। अब है आपका टेक्नोलॉजी रिस्क। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई नॉन प्रूवन मतलब जो प्रूव टेक्नोलॉजी नहीं है उसका यूज कर रहे हो, तो वहां पर आप प्रोजेक्ट आपकी क्या हो सकती है, सक्सेसफुल नहीं होगी, अनसक्सेस हो जाएगी, या फिर कोई आप ओल्डर जमाने का टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो जो कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लार्जर टाइम लगा रही है, तो यहाँ आपका टेक्नोलॉजी रिस्क आता है। फिर आता है आपका पॉलिटिकल रिस्क। तो पॉलिटिकल रिस्क में क्या होता है, जैसे आपका टैक्स का रेगुलेशन, कभी टैक्स बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसके वजह से पॉलिटिकल रिस्क जनरेट होता है, या फिर कोई गलत तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से ये रिस्क जनरेट हो सकती है, या फिर कोई मतलब अलग से कोई आपको ड्यूटीज इंपोर्ट कर दिया जाए, या फिर प्रोमोटिंग एक्सपर्ट आपके पास अगर उसकी कमी है, या फिर प्राइसिंग कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, नेशनलाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। जिसके बाद आप कोई भी कुछ ऐसे सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे आपका क्या कर दिया जाता है, प्रोविजन लगा दिया जाता है कि आप इसको बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो सारी पॉलिटिकल रिस्क जनरेट करती है। अब है इंटरेस्ट रेट। तो देखो जो इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन होता है ना लॉन्ग टर्म में, देखो आप कोई प्लांट बना रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म में जब आप किसी से लोन लेते हो, बोरो करते हो ना, तो उसके इंटरेस्ट रेट में क्या होता है ना, फ्लक्चुएशन होता है, तो वो भी आपके प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करती है। इसके बाद एक्सचेंज रेट रिस्क। तो ऑब्वियसली जो कंपनी होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनी, वो क्या करती है, इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट से वो करती है, मनी का ट्रांसफर करती है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमी का एक्सचेंज होता है, तो ये भी आपके एक्सचेंज रेट को क्या करती है, अफेक्ट कर देती है। उसके बाद क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस। अभी मैंने बता दिया था आपको ब्रेक इवन एनालिसिस, अब यहाँ है तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो जो कॉस्ट होता है इनपुट में या फिर जो भी आपने आउटपुट पर प्राइसिंग की है, वो बेसिकली जो भी आप डिसाइड करते हो वो आपके मार्केट फोर्स से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। कि मार्केट क्या चाह रहा है, हाँ, प्राइस। देखो जो आउटपुट होने वाला है प्राइसिंग का, वो आप नहीं डिसाइड करते हो, मार्केट जो उस समय चल रही होती है ना, प्रेजेंट मार्केट, वो डिसाइड करती है। उसके अलावा ओनली थिंग जो आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रोल कर सकते हो, वो ये कि प्रोमोटर का लेवल ऑफ आउटपुट क्या है। हाँ,
मतलब प्रोमोटर जो आपके प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उसकी लेवल क्या है वो आपको डिफाइन करती है, वो आप पे इफेक्ट करती है, आपके प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती है। उसके लिए ये बहुत ही एसेंशियल होता है कि आपको मतलब जहां पर प्रोजेक्ट जहां पर लॉसेस आने वाले हैं उनके हर एक ऑपरेशन लेवल ऑफ ऑपरेशन के बारे में पता हो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक तरीके का ऐसा टेक्निक्स है जहां पर लेवल ऑफ ऑपरेशन मतलब किए जाते हैं। ये इसमें लेवल ऑफ ऑपरेशन होता है जहां पर प्रोजेक्ट को ना ही अर्निंग होती है और ना ही लॉस होता है, ठीक है। तो जो एनालिसिस होती है बीईपी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लेवल ऑफ ऑपरेशन को डिसाइड कर पाओ, जिससे आप लॉसेस को अवॉइड कर पाओ, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही पार्ट बनाया है। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 5, देन आपका आएगा पार्ट 6 एंड पार्ट 7। पार्ट 5 को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि पार्ट 5 में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पार्ट 6 एंड पार्ट 7 उसके बाद आपका ये भी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा ये सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप लोग अच्छे से पढ़ो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट किया करो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।